जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। तो आज के 30 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी स्पीच यानी बोलने में कौन कौन से पार्ट्स हमें मदद कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल भी इंग्लिश को सही से लिखना नहीं सीख पाएंगे। और अगर लिखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। एज यूजुअल सबसे पहले नॉलेज लेनी है, यानी वीडियोस देखने हैं आपको। उसके बाद नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, और उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ओरल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तभी आप अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना और बोलना सीख पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, स्पीच का मतलब हो गया कोई भी आप जो बात बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीच। और उस स्पीच के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी को मिलाकर जो टॉपिक बनता है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच को बोलने के लिए हमें कम से कम 8 चीजों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं 8 चीजों से मिलकर क्या बनती है, हमारी भाषा बनती है, इंग्लिश हो या कोई और। तो इंग्लिश के लिए जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, दे आर 8 इन नंबर, और 8 में से सबसे पहले नंबर पर आता है नाउन। कोई भी नाम आपने लिखा किसी भी चीज का, चाहे वो कॉमन चीज हो, एक पर्टिकुलर चीज का नाम हो, या फिर शहर का नाम हो, या फिर किसी फर्नीचर का स्पेशल नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी ग्रुप का नाम हो, किसी क्वालिटी का नाम हो, किसी मटेरियल, कुछ भी जिसको आप एक नाम दे सकते हैं, उस नाम को आप कहते हैं नाउन। आप आंखें बंद करने के बाद खोलिए, और जो कुछ आपको आसपास दिखाई देगा सब नाउन है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, यानी जो नाउन हमने अभी पढ़े पीछे, उन्हीं को अगर रिप्लेस करना पड़े कुछ शब्दों से, तो उन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सोनू इज अ नाइस बॉय, अगर ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, तो सोनू को अगर मुझे रिप्लेस करना पड़े, तो उसके लिए जो शब्द मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ मैंने यूज किया ही, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यानी जिस जिस नाउन को बदलकर हम उसकी जगह पर कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो बदला हुआ शब्द क्या है, यानी वो बदला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, अगर कोई बॉय है यानी कि मेल आइडेंटिटी है, तो उसको हम चेंज करने के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर कोई फीमेल आइडेंटिटी है यानी गर्ल है, तो उसको चेंज करने के लिए शी का। अगर प्लूरल में बहुत सारे लोग हैं, तो उसको चेंज करने के लिए द। नॉन लिविंग थिंग्स को चेंज करने के लिए, नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं है, इनको चेंज करने के लिए इट, एक्सेप्ट, इनका प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज आप आई, वी, यू, ये सभी प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। एडजेक्टिव वो चीजें जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन दोनों की या तो अच्छाई बता दें, यानी कि मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब क्या होता है, अच्छाइयां बता दें, और या फिर उसकी डीमेरिट्स बता दें। डीमेरिट्स का मतलब अब आप समझ गए होंगे, मेरिट्स मीन्स अच्छाई है, तो डीमेरिट्स मीन्स क्या हो गया, खराब चीजें बता दें। तो दोनों को किसी भी तरह से डिफाइन कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं वे शब्द, जैसे कि गुड, बैड, स्लिम, फैट, ब्यूटीफुल, अगली। अगली मीन्स बदसूरत। तो आप किसी भी तरीके से किसी चीज को यानी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव है। वर्ब, ये मान लीजिए ये दिल है ग्रामर का, या फिर लैंग्वेज का, यानी कि किसी लैंग्वेज को सीखते समय जब हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब उसका दिल होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा शब्द
अगर कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो वो वर्ब ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ गो, तो आप समझ गए ना मैं आपको जाने के लिए कह रही हूँ। तो देखिए ये एक सबसे छोटा सेंटेंस है यहाँ पर, और ये केवल किससे बना हुआ है? वर्ब से। तो वर्ब की ये वैल्यू होती है। और वर्ब को समझने के लिए हम अलग से 2 या 3 वीडियोस आपको बना कर देंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और हमने पढ़ाया मेन वर्ब क्या होते हैं, हमने आपको पढ़ाया फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। जो कुछ भी हम आपको वर्ब में पढ़ा रहे हैं ये सभी वर्ब्स के टाइप हैं। वर्ब का काम क्या होता है? नंबर 1, ये किसी एक्शन को बताता है कि क्या काम किया जा रहा है। ये टेंस को भी बताता है, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं या किस काल की बात कर रहे हैं। और तीसरा, ये हमें स्टेटमेंट भी बताता है, यानी काम ना हो रहा हो तब भी ये किसी स्टेटमेंट यानी किसी वाक्य को बता देगा। जैसे यू आर माई स्टूडेंट, तो अब ना तो आप कोई एक्शन कर रहे हैं और ना मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि आप मेरे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर वर्ब ने क्या काम किया? एक स्टेटमेंट यानी एक वाक्य को बनाने का काम किया। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब, अब जो वर्ब के बारे में कुछ बता दे, प्लस बताए या माइनस बताए या तरीका बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा आई रैन, मैं दौड़ती हूं। अब अगर आई की क्वालिटी बताएंगे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और अगर रैन यानी कि वर्ब की क्वालिटी बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। उसको ऐसे समझिए आप, आई रैन, मैं दौड़ती हूँ। अब मुझे वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी फास्ट। आई रैन फास्ट, यानी मैं तेज दौड़ती हूँ। तो अब ये तेज शब्द आया है, ये प्रोनाउन के लिए नहीं आया, ये नाउन के लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया? वर्ब के लिए आया। तो फास्ट नहीं, क्योंकि वर्ब के बारे में हमें कुछ बताया है, तो ये फास्ट आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एक सेंटेंस और देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे दिस बिल्डिंग इज वेरी बिग। तो हमने इस बिल्डिंग यानी ये नाउन है, और इस बिल्डिंग के बारे में बात की है, और ये बिल्डिंग कैसी बताई है? हमने बड़ी बताई है। तो अब हम क्योंकि नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होगा, और पहले सेंटेंस में हमने दौड़ने यानी वर्ब के बारे में बताया था, तो ये एडवर्ब है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। प्रीपोजिशन, दो नाउन या फिर नाउन प्रोनाउन या दो प्रोनाउन के बीच का जो संबंध बता दे, पोजीशन, उनका रिलेटिव पोजीशन बता दे, उसे क्या कहते हैं? हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, तो द ग्लास इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसने ग्लास और टेबल का पोजीशन एक दूसरे के रिलेशन में बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीपोजिशन के थ्रू हम लोग करते हैं। एक सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन हम गलत लगा देते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो प्रीपोजिशन मेनली आपने जो देखे हैं वो ऑन, इन, एट, बाय, विद, इस तरह के शब्द आपने देखे हैं। ये सारे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन, दो शब्दों को जोड़ने का काम, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम, या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, इन्हें आप कहते हैं कंजंक्शन। शब्द आपको पता है क्या होते हैं? फ्रेजेस, हमने आपको बताया हुआ है कोई भी ऐसे शब्द जिसमें वर्ब ना आता हो, जैसे ऑन द टेबल। अब ये कुछ शब्द हैं, एक शब्द नहीं है, कुछ शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में कहीं भी वर्ब नहीं आया, तो ये शब्दों का समूह जो अपने आप में छोटा सा मीनिंग यानी इनकम्प्लीट मीनिंग लगता है वो फ्रेज कहलाता है।
ऑन द टेबल से ये तो समझ में आ रहा है कि टेबल पर कुछ है, लेकिन क्या है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो ऑन द टेबल का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस क्या होगा। ऐसे शब्द जो अपना छोटा सा मीनिंग रखते हैं लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं बना पाते क्योंकि उनके अंदर वर्ब नहीं होता, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एक और एग्जाम्पल चेक करिए। एट द गेट, तो हमें ये तो पता है कि गेट पर कुछ है, लेकिन क्या है नहीं पता। यानी वो शब्दों का समूह जो बिना वर्ब के हो और उसका अपना कोई छोटा सा अलग सा मीनिंग हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज। क्लॉज एक छोटा सा सेंटेंस ही होता है जिसमें वर्ब का होना आवश्यक है। तो इन तीनों को जो जोड़ दे आपस में, उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ये गॉन का काम करता है। अब आता है इंटरजेक्शन। वो शब्द जो आपकी बहुत बड़ी या बहुत एक्सप्रेसिव डिजायर को बताने का काम करते हैं, यानी आपकी फीलिंग को एकदम से बता दे। मैंने अभी आपसे कहा वाओ, तो आप समझ गए कि कुछ अच्छी चीज है और एक्साइटमेंट भी है, तभी ये शब्द निकला है। ओ, अब आप समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो शब्द जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखे जाएं और आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनका अलग अलग कार्य है, और कार्य के हिसाब से ही उनकी इंपॉर्टेंस भी अलग अलग है, और किसी भी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सभी के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक हल्का सा आइडिया ले लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। नोट करते रहिए साथ साथ। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, आप रिपीट नहीं कर सकते, और बिना रिपीटिशन के आप कोई चीज सीख नहीं सकते। वर्ब फॉर्म्स जो हमने इस वीडियो के साथ अटैच की हुई हैं, दे आर 10। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन वर्ब की फॉर्म्स को लिख सकते हैं। जनरली फॉर्म्स आप देख रहे हैं बिल्कुल ईडी फॉर्म से बनी हुई है, जैसे रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, नोट, नोटेड, नोटेड। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम में ईडी फॉर्म लगकर सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनी हुई है। कुछ है ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। इसको हम पढ़ेंगे रीड, यानी बड़ी ई की मात्रा वाला एक्सप्रेशन आएगा। फिर पढ़ेंगे हम रेड, रीड, रेड, रेड। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और लर्न में आप देख सकते हैं ईडी लगा हुआ है, आप टी भी लगा सकते हैं। ड्रॉ में तीनों फॉर्म्स अलग हैं, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो तीनों फॉर्म्स आप देख रहे हैं कि अलग लिखी हुई हैं। जैसे राइट, रॉट, रिटन, तीनों फॉर्म्स ही बिल्कुल अलग लिखी हुई हैं। तो वर्ब की तीनों फॉर्म्स अलग अलग भी हो सकती हैं, सिमिलर भी हो सकती हैं, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक से भी हो सकती है। तो आप इसको एक एक बार लिखेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। एज यूजुअल रिपीट करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, बोलकर भी देखना है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है आपको। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस का नहीं पता चलेगा तो आप किस पार्ट को कहाँ पर लगाएंगे ये आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। हमारे ब्लॉग पर आपको नोट्स मिल जाएंगे आसानी से, आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। सोचे हमने 6 वीडियो देख लिया, हमें तो बोलना ही नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं।